हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक और यह है हमारा लेक्चर नंबर 2 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। कल वाले लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस को, और फिर हमने देखा था केमिकल इक्वेशंस कैसे बनती हैं, और उसके बाद हमने जो सबसे ज़रूरी एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.1 को देखा था। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी वो लेक्चर नहीं देखा है उन्होंने अपना अच्छा खासा नुकसान कर लिया है, पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उस लेक्चर का लिंक कमेंट सेक्शन और पिन कमेंट में लगा दिया है, तो इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद उस लेक्चर को भी ज़रूर देख लें। आइए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। आज हम वहीं से पढ़ने वाले हैं जहाँ से कल हमने छोड़ा था। कल हम लोगों ने देखा था केमिकल इक्वेशंस कैसे बनती हैं। तो केमिकल इक्वेशन एक्चुअली होती क्या है कि ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का विद द हेल्प ऑफ फार्मूले एंड सिंबल्स। तो वही हम लोगों ने कल ये देखा था, और फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं उन्हें रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो नया प्रोडक्ट मतलब जो नया सब्सटेंस बनता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने कल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन भी देख ली थी। और आज हम कुछ और इन्फॉर्मेशन देखेंगे इन्हीं केमिकल इक्वेशंस के बारे में, मतलब मोर इन्फॉर्मेशन इन केमिकल रिएक्शंस, कि हम इन्हीं केमिकल रिएक्शंस में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपने अपने पास है कुछ चीज़ें। मान लो हमारे पास केमिकल इक्वेशंस में कुछ चीज़ें लिख के आएंगी। मान लो कि कोई कोई भी कंपाउंड लिखा है, उसके बिल्कुल पास में एक छोटा सा ब्रैकेट के अंदर एस लिखा हुआ है, इस तरह का छोटा सा एस। तो ये जो चीज़ है ये स्टेट बताती है। ये क्या बता रही है कि वो जो कंपाउंड है वो क्या है, सॉलिड है। अभी हम लोग देखेंगे, अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ। मान लो कि एक छोटा सा एल बना हुआ है ब्रैकेट के अंदर। अगर छोटा सा एल बना हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा, लिक्विड। और अगर जी बनी हुई है किसी भी कंपाउंड के बगल में तो उसका मतलब होगा गैस, कि वो कंपाउंड की स्टेट क्या है, वो गैसियस स्टेट्स में है। और फोर्थ जो है हमारा वो होगा ए क्यू। ए क्यू का मतलब होता है एक्वस सोल्यूशन, मतलब कि पानी में घुला हुआ, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये चार चीज़ें आ जाएंगी हमें। स्टेट को मतलब जो भी कंपाउंड है वो किस स्टेट में है रिएक्शन में। जैसे कि अगर सॉलिड होगा तो एस होगी, लिक्विड होगा तो एल होगा, गैस होगी तो जी होगा, और एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो ए क्यू होगा। ठीक है, अब और देखते हैं। जैसे कि अपन लोग देख सकते हैं हीट, और चीज़ें भी रिप्रेजेंट होती हैं हीट, या फिर एनर्जी बोल देते हैं इसे, एनर्जी या फिर टेम्परेचर। टेम्परेचर या फिर प्रेशर और कैटलिस्ट। ठीक है, ये इतनी चीज़ें हैं जो हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए केमिकल इक्वेशंस में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई वो सारी चीज़ें जिन्हें हम लोग मोर इन्फॉर्मेशन के ज़रिए देखेंगे। अब अपना एक ये तो हो गई, ये मतलब ये मुझे कल टॉपिक पढ़ा देना चाहिए था बट मैंने कल नहीं पढ़ा पाया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपन लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है बैलेंसिंग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, अपना ये टॉपिक है। अब मैंने आप लोगों को जो बेसिक सीरीज़ पढ़ाई थी, जिसमें मैंने क्लास 9th के बेसिक्स पढ़ाए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस के नाम से, उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर जिन्होंने पढ़ा है उन्हें याद होगा। लॉ ऑफ, मैंने पढ़ा था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें मैंने आपको दो लॉ पढ़ाए थे। उनमें से एक लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन की स्पेलिंग काफ़ी ज़्यादा गंदी लिख गई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या था लॉ, कोई बता सकता है? अगर किसी को याद हो तो चलो मैं ही बता देता हूँ। तुम लोगों को तो भूल गए होगे, सब रिवीजन ही नहीं किया होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? मैटर इज नाइदर क्रिएटेड nor destroyed
nor destroyed in a chemical रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में मैटर ना ही बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, मैटर के साथ कुछ नहीं होता, मैटर कंजर्व रहता है, इसीलिए इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक मतलब कोई भी साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब कि एक इक्वेशन ढूंढ ली, केमिकल इक्वेशन ढूंढ ली वाटर बनाने की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि उन्होंने हाइड्रोजन ली और ऑक्सीजन ली और इससे उन्होंने क्या बना दिया अपना H2O। ठीक है, अब वो तो बहुत खुश हो गए उन्होंने, जैसे कि ऐसा समझ लो ना कि जैसे कि कोई टीचर तुम्हें स्कूल या ट्यूशन में ऑफलाइन क्लास में कोई क्वेश्चन देता है कि ये क्वेश्चन बनाओ क्लास में, और अगर तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो तुम मतलब पूरी क्लास के सामने ना अपना शो ऑफ करने के लिए, ऑरा फार्मिंग करने के लिए टीचर के पास लेके जाते हो कि सर ये देखो ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो वो भी ऐसे ही जिन साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन खोजी तो उन्होंने वो भी बहुत खुश हुए, तो वो भी बाकी साइंटिस्टों के सामने अपना ऑरा फॉर्म करने के लिए ये इक्वेशन लेके पहुँचे कि ये देखिए कि मैंने पानी कैसे बनता है उसकी केमिकल इक्वेशन ढूंढ ली है। ठीक है, तो फिर वो पहुँचे और बाकी साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा और कुछ सीनियर साइंटिस्ट थे उन्होंने भी देखा। तो जब उन्होंने इस चीज़ को देखा उन्होंने उनसे पूछा कि अच्छा यहाँ ये बताओ, जिन्होंने ये इक्वेशन ढूंढी थी उनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि इधर साइड देखो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। अब इधर साइड देख लो, जो प्रोडक्ट वाली साइड है उधर देख लो, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम है, मतलब हाइड्रोजन तो दोनों साइड 2-2 एटम है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का जो एटम है वो एक ही है, ऑक्सीजन का एटम तो एक ही है, एक एटम कहाँ चला गया, 1 ऑक्सीजन एटम किधर गया भैया, वो क्या कहीं घूमने चला गया, कहाँ चला गया, यहाँ पे तो 2 थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही आया। तो उन लोगों ने फिर उन्हें बोल दिया कि आपकी इक्वेशन गलत है, आप मतलब उन्हें फिर से मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग कभी कभी शो ऑफ के चक्कर में ज़्यादा दिखा देते हैं और उल्टा हमारी बेइज्जती और हो जाती है। तो उनके साथ भी यही सीन हो गया, मतलब वो दिखाने ऑरा फॉर्म करने गए थे लेकिन एक्चुअल में उनका ऑरा निगेटिव हो गया। फिर उन्होंने देखा कि यार बात तो सही है वैसे कि क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय ना केमिकल रिएक्शन की, एक केमिकल रिएक्शन में ना ही मैटर बन सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो वो एक ऑक्सीजन का एटम गया कहाँ, या उसके साथ हम क्या करें, इसे सही कैसे करें, प्रॉब्लम ये थी। तो साइंटिस्ट लेके आए फिर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का फंडा, पूरा जो कॉन्सेप्ट है, और फिर उन्होंने दी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती हैं वो देखते हैं। ये जो डेफिनेशन है वो NCERT से है, द टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल, मतलब कि जितना मास केमिकल के प्रोडक्ट जो नया प्रोडक्ट बना है उसमें होगा, रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द, मतलब उतना ही मास इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में जितना मास है जितना प्रोडक्ट में मास है एलिमेंट्स का वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अब अगर आप लोगों ने, भाई मैं बोल रहा हूँ बेसिक सीरीज जिन्होंने पढ़ी है उन्हें पता होगा, मैंने ये वाला जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे, जिन्होंने किए हैं उन्हें पता होगा, और वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही लिखा हुआ है, बस ऊपर हेडिंग पड़ी है बैलेंस इक्वेशन, बाद बाकी यही है पूरा, टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, यही है सारा चीज़। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को अगर हम थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इसका कैसे होगा, देखो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो भी नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज़ टू बी इक्वल, जितने नंबर ऑफ एटम्स मतलब कि जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के जो प्रोडक्ट में हैं और उतने ही रिएक्टेंट्स में होने चाहिए, दोनों में मतलब इक्वल होने चाहिए, तब जाके जो इक्वेशन होगी उसे हम लोग बैलेंस मानेंगे। अब अपन लोग फिर उसी H2O वाली ही देखते हैं इक्वेशन को। हाइड्रोजन लिया था हम लोगों ने, ऑक्सीजन लिया था और क्या बना दिया था, H2O बना दिया था। ठीक है, ये अपन लोगों ने बना दिया था। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, बट हाइड्रोजन यहाँ पे तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, देखो हाइड्रोजन के 2 के 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन एक ही है। अब दूसरी चीज़, एक और चीज़, हम लोग अब ये मतलब हमें अब ऑक्सीजन के 2 एटम करने पड़ेंगे, पर अगर कोई बच्चा ये ना सोचे कि भैया ऐसा कर दें, तो यहाँ पे अब देखो हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, ऐसा कर दें। ऐसा अगर किसी ने सोचा ना तो तुमने महापाप कर दिया, तुमने हाइड्रोजन मतलब तुमने पूरा कंपाउंड ही चेंज कर दिया है। पहले ये मतलब कि हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन क्यों बोल रहा हूँ, ये पूरा H2O था, वाटर था, ठीक है, ये पूरा वाटर था। अब तुमने इसे हाइड्रोजन परऑक्साइड कर दिया है, ये एक पूरा अलग कंपाउंड है, ये वाटर नहीं है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ठीक है, तो तुम ये तो नहीं कर सकते, मतलब ये तो रूल है कि जो भी कंपाउंड का फॉर्मूला है ये देखो इस तरह का, इसमें तुम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। जब तुम इक्वेशन को बैलेंस करोगे
तो इन चीज़ों को तुम बिल्कुल भी छू नहीं सकते हो, ये ऐसी की ऐसी ही रहेंगी। जो भी करोगे तुम्हें इनके आगे नंबर लिखने पड़ेंगे। यही जो फार्मूले रखे हुए हैं ना, इनके आगे नंबर लिखने पड़ेंगे, उन्हें कॉफिशिएंट बोलते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ कंपाउंड बोल लो, जो भी बोल रहे हैं कॉफिशिएंट्स बोलते हैं। उन कॉफिशिएंट्स के साथ ही कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहले क्योंकि हाइड्रोजन तो बैलेंस है, तो हाइड्रोजन का तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 ही है। तो क्या करते हैं, इधर हम लोग 2 लगा देते हैं, इसके आगे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। 2 हाइड्रोजन के मतलब 2 H2O के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। अब देखो क्या हुआ, ये जब हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन देखो 2 हो गए। इसका मतलब है, सिंपली समझ लो, ये 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसा मैथ में मल्टीप्लाई होता है, कोई भी चीज़ रखी हो जितने का मल्टीप्लाई कर देंगे उतने ही हो जाएंगे। तो हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया। अब ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन हो गई, इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गई। तुम कहोगे भैया ठीक है, वो तो ठीक है, आपने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर दी, लेकिन आप हाइड्रोजन की तरफ भी तो देखो। अब हाइड्रोजन 4 हो गई, 2 ये थी और 2 ये थी, 2 इंटू टू कितने हो जाएंगे, 4, मतलब 4 हाइड्रोजन हो गई, 4 हाइड्रोजन आ गई। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, इधर 4 हाइड्रोजन आ गई, इसके आगे भी 2 लगा दो भाई। इधर 4 हाइड्रोजन आ गई, इसके आगे भी 2 लगा दो। अब इस टाइम पे तुम इस इक्वेशन को देखो, इधर साइड हमारे पास 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। अब इधर साइड देख लो, इधर साइड भी हमारे पास 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। 4 हाइड्रोजन और ये वाला 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के साथ होगा, 2 ऑक्सीजन आ जाएंगी। ठीक है, समझ गए बात को। तो अब इस टाइम पे जाकर ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब हम लोगों ने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उसे भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन है, वो क्या है, गैस है, तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट के अंदर जी डिनोट करना पड़ेगा। ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है, इसे भी हमें जी से डिनोट करना पड़ेगा, छोटी सी। और उसके बाद बात करते हैं H2O की। H2O क्या है, लिक्विड है, वाटर। अब ये जाके प्रॉपर इक्वेशन लिखी हुई है, 2H2O 2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O। ये इक्वेशन होती है, पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन है। मैं इन बॉक्सेस को हटा देता हूँ, ये थोड़े अजीब से लग रहे हैं, बट तुम समझ जाओ कि तुम किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले के साथ कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। जब तुम इक्वेशन को बैलेंस करोगे, तुम उसके आगे ये जो नंबर लिखे हैं कॉफिशिएंट, सिर्फ इनके ही साथ चेंजमेंट कर सकते हो। अब एक और इक्वेशन देखते हैं। एक और इक्वेशन कौन सी देखते हैं, हम लेते हैं Fe, आयरन। ये क्या है, चलो उसे दूसरे पेन से लिख दूंगा। आयरन को लिया और हमने लिया H2O को, इसने क्या बना दिया, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये इक्वेशन बनी पूरी जाके अपने पास। ठीक है, अभी देखो, पहले मैं इनकी स्टेट को लिख देता हूँ कि ये किस स्टेट में है। Fe, लोहा तो हमेशा सॉलिड ही होता है, आयरन ये सॉलिड है। H2O लिक्विड होता है, बट यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो होगा गैस फॉर्म। भैया ये क्या बात हुई, H2O तो लिक्विड होता है, गैस फॉर्म कैसे। H2O जब भी मतलब गैस फॉर्म में यूज़ होगा तो तुम समझ लेना कि वाटर के वेपर्स यूज़ हो रहे हैं, और वाटर के वेपर्स का मतलब स्टीम यूज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो H2O यूज़ हो रहा है वो गैस फॉर्म में मतलब स्टीम फॉर्म में यूज़ हो रहा है, या वेपर्स फॉर्म में यूज़ हो रहा है। ये लिक्विड नहीं है यहाँ पे, मतलब हम लोगों ने लिक्विड वाटर नहीं लिया है। ठीक है, इस रिएक्शन में ये जो चीज़ हमारे पास आई है, ये आयरन, वैसे नॉर्मली अगर तुम पढ़ोगे तो ये आयरन ऑक्साइड है, बस इससे पता है क्या इसका एक्चुअल केमिकल नेम क्या है, आयरन 2,3 ऑक्साइड बोलते हैं इसे, आयरन 2,3 ऑक्साइड। अभी मैं ऐसे बाद में लिख दूंगा, पहले मैं तुम्हें इसकी स्टेट बता देता हूँ। ये सॉलिड होता है और ये हमारी हाइड्रोजन गैस है। ये तो बच्चे को पता है कि हाइड्रोजन गैस होती है, तो इसे इसके साइड में ब्रैकेट में छोटा सा जी बना देना। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब इसे करते हैं बैलेंस। अब देखो बैलेंस कर, अब ये पूरी इक्वेशन ऐसी लिखी, अब बैलेंसिंग की बात आती है। अब ऐसा है कि मतलब बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का कोई फार्मूला नहीं है कि उसमें वैल्यू डाल दी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab, तो तुम सारे बाकी नंबर्स की वैल्यू डालते रहो, सबके आंसर आते रहेंगे। बट इसका कोई फार्मूला नहीं है, तुम्हें इसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉग्निटिव ब्रेन की एबिलिटी को यूज़ करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट ये कोई इतनी कठिन चीज़ नहीं है कि तुमसे हो ना, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। देखते हैं, जो चीज़ है उसे याद रखने के लिए सबसे पहले तुम्हें उस पूरी रिएक्शन में, चाहे रिएक्टेंट्स हो चाहे प्रोडक्ट हो, किसी भी साइड हो, तुम्हें सबसे पहले उस कंपाउंड के फॉर्मूले पे जाना जो तुम्हें देखने में सबसे बड़ा लग रहा हो। अब अगर तुम इस पूरी इक्वेशन पे जाओगे तो तुम्हें ये वाला फार्मूला सबसे बड़ा लग रहा है, Fe3O4 वाला, ये वाला फार्मूला सबसे बड़ा लग रहा है। तो सबसे पहले इस पर ही चलते हैं। इसमें सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, Fe, आयरन है। Fe, आयरन के कितने एटम लगे हुए हैं, 3 एटम लगे हुए हैं हमारे पास इधर साइड, आयरन के 3 एटम हैं। अब इधर बाकी और एलिमेंट्स देख लो, इसके जो प्रोडक्ट हैं उसमें कहीं और आयरन है, कहीं नहीं है, सिर्फ एक जगह है आयरन, और वो भी कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स। मतलब कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसमें 3 आयरन के एटम्स हैं। ठीक है, Fe के 3 एटम्स हैं। अब इधर साइड आ जाओ, रिएक्टेंट में दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। अपन लोगों ने यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था अभी,
दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। तो क्या सीन है, Fe के 3 हैं, इधर साइड कितने हैं, इधर साइड भी 1 है। अब 3 है 1 है, तो हम मतलब कि 1 को 3 बना सकते हैं, बट 3 को 1 नहीं बना सकते यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, ये Fe है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ कि इनके साथ जो पीछे मतलब फार्मूलों के साथ, कोई भी कंपाउंड के जो फार्मूले हैं उनके साथ अपन लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, सिर्फ कोफिशिएंट्स लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने इस Fe के आगे 3 लगा दिया। अब इधर देखो 3 Fe हो गए और इधर भी 3 Fe हो गए, मतलब कि दोनों साइड आयरन के 3 एटम्स हो गए। अब Fe तो बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। देखो ऑक्सीजन कितने लगे हुए हैं, 4 ऑक्सीजन है इधर साइड, कहीं और भी ऑक्सीजन है नहीं, सिर्फ एक ही जगह ऑक्सीजन है। और कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं। अब इधर आके देखते हैं रिएक्टेंट के साइड ऑक्सीजन कितने हैं। ऑक्सीजन देख लो, इधर सिर्फ एक ऑक्सीजन है, H2O, सिर्फ एक ऑक्सीजन है। अब एक को हम 4 बनाएंगे, 4 को तो एक बना नहीं सकते हैं, तो इधर अपन लोग क्या करेंगे, 4 से करेंगे इधर, मतलब 4 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अपन लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। अब देखो 3 Fe ऑक्सीजन कितने से, 4 ऑक्सीजन, 4 का मल्टीप्लाई O के साथ होगा, एक के साथ, तो 4 हो जाएंगे, मतलब 4 ऑक्सीजन। अब Fe और ऑक्सीजन ये दो तो बैलेंस हो चुके हैं पूरी तरह से, ठीक है। अब जो बचा है हमारे पास वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देखते हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। इधर देख लो कितने हाइड्रोजन है, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, मतलब 8 हाइड्रोजन आ जाएंगे। 4 2 जा 8, मतलब 8 हाइड्रोजन इधर हैं और इधर सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो अपन लोग इन 2 हाइड्रोजन को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 हो जाएंगे भैया। 4 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इसकी आ गई पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन। ये जो अपनी आई है ये पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। अब देखो इसमें 3 एटम्स हैं, तीनों इक्वल होंगे। अगर Fe की बात करें, इधर साइड 3 है, इधर साइड भी 3 है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात कर लें अपन साइड, इधर साइड 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की बात कर लें, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर है, इधर 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर है। मतलब कि अब पूरी इक्वेशन ये बैलेंस हो चुकी है। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों के इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। तो बस इतना ही करना होता है, दोनों साइड तुम्हें एटम्स को इक्वल करना है और इसी तरह से कोफिशिएंट्स को चेक कर करके लगाना है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, ये मैंने नीचे जो लिखी हुई है, ये NCERT की इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को अच्छे से याद कर लेना, मतलब इस चीज़ पे अच्छे से ध्यान दे लेना। मैं इसे लिख देता हूँ इधर NCERT, ठीक है। ये NCERT की इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, आइए देखते हैं। Those reactions in which energy is evolved, मतलब ऐसी रिएक्शंस जब वो होती हैं तो उनसे एनर्जी बाहर निकलती है, इनसे एनर्जी रिलीज़ होती है। अब वो एनर्जी किसी भी टाइप की हो सकती है, चाहे वो हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या फिर लाइट हो, या किसी और फॉर्म में हो, ठीक है। मतलब कि एनर्जी रिलीज़ होगी, जिन भी रिएक्शन से एनर्जी रिलीज़ होगी उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो सबसे सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं, अपन लोग कार्बन लेते हैं, ठीक है। अपने पास कार्बन है और हम लोगों ने इसे जलाया, ऑक्सीजन, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, अपन लोगों ने इसे जलाया, तो अपने पास क्या मिला, CO2 मिली और ढेर सारी हीट एनर्जी मिली। ये जो एरो ऊपर का साइन होता है इसका मतलब होता है रिलीज़ हुई, हीट एनर्जी बाहर निकल गई, ठीक है, रिलीज़ हुई। अपन लोग इनकी स्टेट्स भी लिख लेते हैं कि ये किस किस स्टेट में। कार्बन तो सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 भी गैस है, ठीक है। और अगर तुम इसे बैलेंस करने जाओगे तो देखोगे कार्बन का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस है, हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अपन लोग और रिएक्शन देखते हैं आगे। मान लो हम लोगों ने मेथेन ली, CH4, ठीक है, CH4 अपन लोगों ने ली। मेथेन एक गैस है जो कि, ठीक है, फिर अपन लोगों ने इसे जलाया, अभी बताता हूँ, ठीक है। अपन लोगों ने इसे फिर से जलाया और अपने पास क्या क्या मिला इससे मिला CO2 अपने को, प्लस H2O, प्लस हीट एनर्जी। तो देख रहे हो इस रिएक्शन में भी हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, मतलब ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर से इनकी स्टेट्स को लिख लेते हैं। ये गैस है, मेथेन जो होती है वो गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस है, CO2 भी गैस है, पर जो H2O मिला है वो अपने पास लिक्विड है, ठीक है।
ये चीज़ें हो गई। अब अपन लोग करते हैं इसे बैलेंस। मैं चाहूँगा एक बार, क्या तुम लोग ट्राई करना चाहोगे? एक बार वीडियो को पॉज करो और इसे ट्राई करो, इस वाली रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करो, एक बार ट्राई करो। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा और शायद कर भी लियो, नहीं करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। आओ देखते हैं कैसे होती है ये बैलेंस, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग इधर से चलो CH4 से ही शुरू करते हैं। इस कार्बन का कितने एटम है इधर पूरी रिएक्शन में देख लो, कार्बन का इधर 1 एटम है, इधर भी 1 है, मतलब कार्बन बैलेंस है, कार्बन की दिक्कत नहीं है। अब अपन लोग देखते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन इधर 4 हैं और इधर 2 हैं। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 हैं, ठीक है। तो अपने को 4 को 2 करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपने लोगों ने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन देख लो कितने हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, और मतलब हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 × 2 4 हो गए, और इधर तो 4 हैं, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन इधर 2 हैं और ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, इधर 4 हैं। ऑक्सीजन इधर 2 हैं, देखो 2 ये रहे और 2 मतलब 2 × 1 4 हो गए, मतलब टोटल। अब इधर साइड 4 ऑक्सीजन हो गए, इधर साइड 2 ही हैं, तो सिंपली ये इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इतना ही करना होता। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब कार्बन चेक कर लो, कार्बन का 1 ही है। हाइड्रोजन चेक कर लो, हाइड्रोजन के 4 हैं, इधर भी हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन देख लो, इधर 4 हैं, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के साथ लगे हुए हैं और 2 ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन मतलब H2O में है यहाँ पे। तो अब ये इक्वेशन जो है वो पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे और किसी इक्वेशन को ले लेते हैं अपन लोग। एक अच्छी खासी इक्वेशन जो कि है अपनी C6H12O6, ठीक है। ये अपना ग्लूकोज है और इसमें हमने दी ऑक्सीजन। तो अपने लोगों को क्या मिलेगा? अपने लोगों को मिलेगी CO2 प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी, या सिर्फ एनर्जी बोलते हैं। अब ये जो तुम्हारे सामने रिएक्शन लिखी हुई है, ये पता है क्या रिएक्शन है? ये हमारे जो पेट के अंदर जो डाइजेशन की रिएक्शन है, जो भी हम खाना खाते हैं वो इसी रिएक्शन के थ्रू ब्रेक डाउन होता है और हमें एनर्जी मिलती है। हम कोई भी खाना खाते हैं वो एक्चुअली ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। ये जो है ये C6H12O6 ये क्या है? ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये ग्लूकोज है। तो हम लोग ग्लूकोज की फॉर्म में कोई भी खाना लेते हैं अंदर, और फिर हम जब सांस लेते हैं तो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और इन्हीं दोनों चीज़ों को मिलकर इसी रिएक्शन से फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, वाटर को प्रोड्यूस करते हैं, और ढेर सारी एनर्जी निकलती है। उसी एनर्जी को हमारी बॉडी यूज़ करती है, ठीक है। तो अपन लोग इसकी स्टेट लिख लेते हैं। ये है अपना खाना एक्वस, मतलब कि वाटर सॉल्यूबल, और ऑक्सीजन तो ऑलवेज गैस ही होती है, इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और उसके बाद है ये CO2 भी क्या है? गैस है। और H2O ये क्या है? ये लिक्विड है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया लिक्विड, यहाँ से एनर्जी निकल रही है। अब करते हैं इसे बैलेंस। क्या करना चाहोगे? एक बार ट्राई, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, मैं बता रहा हूँ फिर। चलो इस वाले पेन से करते हैं। इसी वाले, देखो मैंने तुम्हें बताया सबसे बड़ा मॉलिक्यूल चेक करना है तुम्हें, सबसे बड़ा वाला मॉलिक्यूल चेक करना है। इसमें कार्बन के 6 एटम हैं, कार्बन 6 है। इधर देख लो, और किसी के पास तो कार्बन नहीं है, नहीं इधर, ठीक है। अब इधर आते हैं। इधर कार्बन देख लो, सिर्फ एक कार्बन है और कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही कार्बन है। मतलब कि अब हमें 6 कार्बन बनाने हैं, तो हमें इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपने लोगों ने इससे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन तो बैलेंस हो गए। लेट मी चेक हाइड्रोजन। देखो अब ये अपने पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 12 आइटम्स हैं इधर साइड। इधर साइड देख लो कितने आइटम्स हैं। इधर साइड सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 आइटम्स हैं। इधर साइड हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन के 2 आइटम्स हैं। ये रहे अपने पास 12 और ये रहे 2। तो अपन लोगों को इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपन लोगों ने इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के 6 एटम है हमारे पास, सॉरी 6 नहीं है, 6 तो ये रहे और 2 इधर साइड है। मतलब कि इधर साइड हमारे पास 8 एटम्स हैं। देखो 6 ये रहे, O6 और O2, मतलब कि 8 एटम्स हैं इधर साइड ऑक्सीजन के, ठीक है। अब इधर साइड देखते हैं, इधर साइड कितने हैं। अगर अपन लोग इधर देखोगे 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, यानी कि 6 2 12 एटम्स तो यहीं पे हैं ऑक्सीजन के। 12 एटम ये रहे और 6 एटम ये रहे, 6 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन से हो रहा है। मतलब कि 6 और 12 18 एटम्स इधर हो गए।
18 इधर साइड है ऑक्सीजन और 8 ऑक्सीजन इधर साइड है, ठीक है। अब अपन लोग इसे बैलेंस कैसे करेंगे? तो आप बोल सकते हो भैया 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, इधर 8 है इधर 18 है, तो अपन ऐसा करते हैं इधर 10 बना देते हैं, इधर 10 बना देते हैं। तो अगर ये मैं कॉमन सेंस बता रहा हूँ जो तुम लोग सोच सकते हो, 5 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब चेक करो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को ही सिर्फ चेक करते हैं, 6 ऑक्सीजन ये रहे, 6 ऑक्सीजन ये रहे, 5 दूनी 10, यानी कि अभी भी 16 ही ऑक्सीजन हुए हैं हमारे पास, अभी भी 18 ऑक्सीजन इधर साइड नहीं हुए हैं। तो अब क्या करें? तो अपने को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 6 का, अपने लोगों ने इधर 6 का मल्टीप्लाई किया इस O2 के साथ। अब देखो क्या होता है, ऑक्सीजन को इधर 6 ऑक्सीजन ये रहे, 6 2 या 12 ऑक्सीजन ये रहे, 12 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे 18, और 18 इधर पहले से थे। तो ये इक्वेशन होगी बैलेंस। और ये इक्वेशन हमारी कौन सी है? जो हम खाना खाते हैं ना, जो डाइजेशन होता है उसकी इक्वेशन है। और ये, या फिर इसे हम लोग रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन इक्वेशन भी बोलते हैं, रेस्पिरेशन। इसीलिए मतलब एक सवाल आता है, वन वर्ड में सवाल आ सकता है कि इज रेस्पिरेशन इज़ अ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रेस्पिरेशन की मैं लिख देता हूँ, respiration is exothermic रिएक्शन। रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि तभी हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है। जो खाना खाते हैं वो एनर्जी रिलीज़ होती है और हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और उसी एनर्जी को यूज़ करती है, ठीक है। तो ये रहा अपना ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन। अब इसकी जो प्रॉपर इक्वेशन आई वो क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6, मतलब जो रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरफ आया है वो क्या आया है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। ये थी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये बिल्कुल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का अपोजिट है। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, मतलब एवॉल्व हो रही थी, वैसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, दोज रिएक्शंस in which energy is absorbed। ऐसी रिएक्शंस जिन्हें कराने के लिए, मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती हैं होने के लिए। इसका अगर एग्जांपल देखें तो अपने पास है नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, और ये मिला के बना रही है, ठीक है, NO। ये जो NO है इसका मतलब क्या है, लिख देता हूँ नाम। कोई भी ऐसा कंपाउंड आएगा जिसका नाम मैंने तुम्हें ना बताया हो तो मैं लिख दूंगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। वैसे तो पता ही होना चाहिए, पता होगा ही, नहीं पता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अब जान लो। NO का मतलब है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब इसकी, इनकी स्टेट्स भी लिख लेते हैं। रुको एक सेकंड, मैं चेक करता हूँ मैंने पिछले वाले पेज में स्टेट्स लिखी या नहीं। ओके, लिखी हैं सब में, ठीक है। तो नाइट्रोजन तो गैस है, सबको पता है, ऑक्सीजन गैस है, और ये भी गैस ही है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी गैस है, ठीक है। अब देख के बताओ क्या ये बैलेंस होगी या नहीं होगी, और होगी तो क्या, कैसे बैलेंस होगी, क्या किया जाएगा इसमें। देखो इधर नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, लेकिन इधर देखो दोनों का सिंगल सिंगल है। बस अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगी, बस इतना ही करना था। नाइट्रोजन के 2 थे, ऑक्सीजन के 2 थे, नाइट्रोजन के इधर भी 2 हो गए, ऑक्सीजन के इधर भी 2 हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ये होती है तो हमें इसमें हीट देनी पड़ती है। इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट को देना पड़ता है, ठीक है। इस रिएक्शन को कराने के लिए हीट को देना पड़ता है, इसीलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगला देखते हैं, अपने लोगों ने लिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और बस डायरेक्ट इसे हीट कर दिया, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट हीट कर दिया। तो अपने को क्या मिलता है,
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, इनकी स्टेट्स लिख देते हैं। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये अपनी गैस है। ठीक है, अब देखते हैं इसे बैलेंस करना है कि नहीं है। कैल्शियम का एक है, कैल्शियम एक है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, ऑक्सीजन के इधर भी देखो 3 एटम है, 2 ये हैं और 1 ये है। तो मतलब ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन थी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब आप समझ ही गए होगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें एनर्जी रिलीज़ होती है, जिनमें एनर्जी रिलीज़ होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं होने के लिए। जैसे कि इस रिएक्शन को होने के लिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाने के लिए हमें हीट देनी पड़ी। रुक जाओ, मैं इनकी नेम भी थोड़ा सा डाल ही देता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और ये क्या है, ये अपना कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, CO ये तो पता ही है, CO2 है, जिनका पता है वो नहीं डाल रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट है ये, ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। अब देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये रही हमारी रिएक्शन, ये KClO3, इसका नाम होता है, चलो मैं मतलब इसका नेम लिख देता हूँ, पोटेशियम पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट है RATE। ठीक है, और ये जो है KCl, ये है हमारा पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड RIDE, क्लोराइड क्लोरेट। ठीक है, बिल्कुल स्पेलिंग्स में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, बट दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं। ठीक है, अगर इसकी बात कर लें तो ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, बट ये क्या है, अपना गैस है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बैलेंस करो, एक बार बैलेंस करने की ट्राई करो। आई होप तुमने ट्राई किया होगा। अब अपन लोग देखते हैं, मैंने बताया सबसे बड़े जो फार्मूला तुम्हें दिख रहा है कंपाउंड का, उस पर पहले चलते हैं। यहाँ पे देखो पोटेशियम एक है, इधर भी पोटेशियम एक है। अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन भी एक है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन आते हैं, ऑक्सीजन 2 हैं और इधर ऑक्सीजन 3 है। अब इसे कैसे बैलेंस करें भैया, देखो 2 और 3 जब होंगे तब हमें 6 बनाना पड़ेगा। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, तो इन दोनों में खुद में तो कोई कॉमन आने वाला नहीं है, तो इन दोनों के लिए हमें 6 को बनाना पड़ेगा। अब अपने लोगों को अगर ऑक्सीजन के 6 एटम बनाने हैं तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है भैया, 2 से मल्टीप्लाई अपन लोगों ने कर दिया, तो कितने ऑक्सीजन के एटम आ गए, ऑक्सीजन को देखो अभी सिर्फ ऑक्सीजन के 6 एटम आ गए, 2 3 जा 6, और इधर अपन लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, वो तो हो गए। ऑक्सीजन तो भैया बैलेंस हो गया, लेकिन अब ये देखो पोटेशियम और क्लोरीन के भी 2 2 एटम हो गए। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, इधर भी 2 लगा दो ना, इधर भी 2 2 हो जाएंगे। इधर देखो अब 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। लेकिन 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 अभी इसमें एक चीज़ मिसिंग है, ये है अपना यहाँ पे ये ट्राइंगल, समझ लो यार, बन नहीं रहा हाथों से। ये ट्राइंगल है, इसे बोलते हैं डेल्टा, और ये होता है हीट एनर्जी के लिए। आज के बाद अगर किसी भी रिएक्शन में इस एरो के ऊपर तुम डेल्टा को लगा हुआ देखो तो समझो उस रिएक्शन को कराने के लिए हीट को दिया गया है, मतलब वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एक और चीज़ यहाँ पे लिखी होती है MnO2। MnO2 क्या है, ये एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट पता है क्या होते हैं, लिख देता हूँ, कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ रिएक्शन को स्टार्ट करा देते हैं या रिएक्शन को बूस्ट कर देते हैं, बस
इतना ही उनका काम होता है। KClO3 में MnO2 का कोई काम नहीं। MnO2 ने मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन अगर तुम सिर्फ KClO3 को लोगे और उसे हीट करोगे तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, तुम्हें MnO2 लेना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये होते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब देखते हैं अपनी आगे की और रिएक्शन को। ये देखो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO+H2, ये मिलाकर अपन लोगों ने, जैसे कि अभी मैंने तुम्हें बताया था ना कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब मैंने बिल्कुल शुरुआत में लेक्चर शुरू किया था मैंने बताया था कि जैसे कि स्टेट्स के बारे में रिएक्शन में हम लोग बता सकते हैं, कैटलिस्ट के बारे में बता सकते हैं, हीट एनर्जी के बारे में बता सकते हैं, टेम्परेचर के बारे में बता सकते हैं, प्रेशर के बारे में, ये चीज़ें मैंने बताई थी। तो वही सारी चीज़ों के हम लोग एक एक ऐसे समझ लो कि एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो ये CO तो सबको पता होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, मैं इसका नाम नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले इसकी स्टेज मतलब ये किस स्टेट में होती है, ये गैस है, ये भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है अपनी, और ये ये है मैथनॉल, ये होता है अपना लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका नेम डाल देता हूँ। इसे मैथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, बट जो इसका IUPAC नेमिंग है वो है मैथनॉल, ठीक है। अभी देखते हैं अपन लोग, इसे बैलेंस करो तुम लोग, मैं चाहता हूँ इसे बैलेंस करके देखो एक बार। बहुत सिंपल है यार, बिल्कुल बिल्कुल ईजी है, आराम से कर लोगे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं करने जा रहा हूँ। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि रिएक्शन मतलब बैलेंस करने से पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि ये रिएक्शन होने के लिए हम लोगों को प्रेशर करना पड़ता है 300 ATM, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 300 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर ले जाना पड़ता है 300 डिग्री सेल्सियस तक। और भी नीचे इसमें कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, बट हमारी NCERT में इतना ही है तो मैंने इतना ही लिखा, ठीक है। और ये NCERT की रिएक्शन है, ये देखो इधर NCERT मेंशन है। जिस लाइन या जिस रिएक्शन या जिस क्वेश्चन पे NCERT लिखा हो तो समझ जाओ वो सुपर इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। उसे मतलब कि ये कहने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, तुम खुद समझ जाओ, ठीक है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट तो है ही। अब हम लोग देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिला के मैथनॉल बनाते हैं, ठीक है, मैथिल अल्कोहल बनाते हैं। अब इसे बैलेंस करते हैं, पहले काफ़ी बातचीत हो गई। देखो, कार्बन का कितना आइटम है, 1 है, इधर कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन देखो कितना है, 1 है, ऑक्सीजन देखो 1 है। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, और इधर कितनी है, 3 हाइड्रोजन ये हैं और 1 हाइड्रोजन इधर O के साथ लगी हुई है, यानी कि 4 हाइड्रोजन है हमारे पास। हाइड्रोजन 4 हैं और इधर 2 हैं, तो सिंपली बस इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही करना था, इतना आसान था। यहाँ पे बस इस वाली हाइड्रोजन का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगी, उधर भी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगी, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे की इक्वेशन को। अब ये वाली जो इक्वेशन थी ये काफ़ी बड़ी इक्वेशन है और इसे बैलेंस करना भी इतना आसान नहीं है, मैं बोलूँगा। इसीलिए ऑल्दो तुम करोगे बैठ के घर पे हो जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मैं अभी यहाँ पे टाइम बचाने के लिए इसे पहले से ही बैलेंस करके लाया था और ये काफ़ी बड़ी इक्वेशन है। और ये देखो, और ये इक्वेशन है किसकी, पहले ये बता देता हूँ। जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना, फोटोसिंथेसिस जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिससे प्लांट जिस प्रोसेस का यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं, ये उसी की मतलब कि इक्वेशन है। कैसे बनाते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हमको पता ही है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। तो देखो वो क्या करते हैं, 6 CO2 लेते हैं, इनहेल करते हैं, CO2 लेते हैं और H2O लेते हैं। ये देखो इधर रखा हुआ है, इनको हाईलाइटर ऑन कर लेता हूँ। ये देखो, ये CO2 और H2O, इन दो चीज़ों को वो लोग इनहेल लेते हैं और उसके बाद सनलाइट और क्लोरोफिल, इन दो चीज़ों का यूज़ करके वो लोग क्या बनाते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका नेम बताया था, ये है ग्लूकोज। वो ग्लूकोज बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये 6O2 लिखा हुआ है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बनाते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाते हैं। यही प्रोसेस है, इसी से वो लोग प्लांट अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। अब ये NCERT की केमिकल इक्वेशन है, तो मैं चाहूँगा कि तुम इसे एज इट इज़ ऐसा ही लर्न कर लो, एज इट इज़ ऐसा ही लर्न कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो कॉन्सेप्चुअल वाला सिस्टम था वो पूरा कॉन्सेप्ट वाला सिस्टम खत्म होता है। अब यहाँ से शुरू होते हैं क्वेश्चंस, और मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लाया हूँ। अभी हम जो जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे NCERT के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोरीन गैस। सिंपल है, मैं बता रहा हूँ, मैं इक्वेशन मतलब कि लिख रहा हूँ, बैलेंस तुम लोग खुद करोगे। क्वेश्चन में बोल रहा है हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन, हाइड्रोजन
रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोरीन गैस। ये इक्वेशन है, इसे बैलेंस करो। मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मतलब जल्दी जल्दी कराऊंगा, तुम लोग फटाफट से पॉज करके इसे बताओ। देखो इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है, इधर हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 1 है, सिंपल है, इसके आगे 2 लगा दो। और अगर इनकी स्टेट की बात करूँ तो सब के सब गैस हैं, हाइड्रोजन भी गैस है, ये भी गैस है, और HCl भी गैस है। अब तुम्हारे दिमाग में, अगर कोई बच्चे का दिमाग में ख्याल आ रहा होगा भैया HCl ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये गैस कैसे हो सकता है? तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो इसी का वाटर सोल्यूबल सिस्टम होता है। जब इसी गैस को वाटर में सोल्यूब कर मतलब घोल दिया जाता है तब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, ठीक है। वैसे ये गैस है, HCl गैस है। बस यही हम लोगों को बताना था, ये इसकी बैलेंस इक्वेशन है, बस इतना ही था। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया की इक्वेशन अपने लोगों को बतानी है। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, बैलेंस आप लोग खुद करेंगे। हम लोगों ने हाइड्रोजन ली, नाइट्रोजन ली, और अपने लोगों के पास क्या बना? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तीनों गैस हैं, चलो बैलेंस करो तुम लोग फटाफट। ये तीनों की तीनों गैस हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के इधर 3 हैं। मैंने बताया 2 और 3 आ जाएं, समझ जाओ तुम्हें 6 बनाने हैं। यहाँ पे 2 और 3 आ गए, यहाँ पे तुम्हें 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ से तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिया तुमने। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 6 एटम्स हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 6 एटम्स हो गए। नाइट्रोजन के देखो 2 एटम है, और नाइट्रोजन ऑलरेडी 2 के मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे भी 2 हो गया है, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सिंपल है। तो अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है ये। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप लोग बैलेंस करेंगे फटाफट से। जो अपना सोडियम मेटल है, सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, H2O के साथ, और क्या दे रहा है? दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस और बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, अब मैं इसकी स्टेट लिख रहा हूँ, तब तक आप लोग बैलेंस करिए। ये सॉलिड होता है अपना, ये लिक्विड है, ये एक्वस है, और ये तो अपनी गैस है, ये तो सभी को पता है। अब बात करते हैं इसे बैलेंस करने की। देखो सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। एक सेकंड आई थिंक मैंने कुछ मिस किया। सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 हैं, ओके, हाइड्रोजन 3 है इधर साइड, देखो 2 ये रही और 1 ये रही, NaOH के साथ, और 1 ये इसके साथ, तो हाइड्रोजन 3 हो गई। अब अपने लोग इसे बैलेंस कैसे करेंगे वो देखते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपने लोगों को इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मान लेते हैं अपने लोगों ने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ सीन। अब अपने पास कितनी हाइड्रोजन हो गई? 2 हाइड्रोजन ये रही, 2 हाइड्रोजन ये रही, कितनी हो गई? 4 हाइड्रोजन हो गई इधर साइड। 2 हाइड्रोजन ये रही, 2 हाइड्रोजन ये, 4 हो गई। इधर साइड टोटल कितनी है? 2 है, तो इसमें भी अपन लोगों ने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई अपने पास, ठीक है, 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर। पर भैया अब देखो पहले सोडियम बैलेंस था, अब सोडियम भी 2 हो गए हैं, तो अपने लोग सोडियम को भी 2 कर देते हैं। 2 सोडियम 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देख लो कितनी है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन का, मतलब 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरह से ये हो गई पूरी बैलेंस इक्वेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ रुको, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। ऑल्सो टेल इट इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? देखो इसमें हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी बहुत सारी रिलीज हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई अपनी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the balance equation of magnesium bond and to form magnesium oxide also? ये क्वेश्चन तुम पूरा का पूरा खुद करोगे, जल्दी करो, वीडियो पॉज करो और करो। ये कल एक्टिविटी का क्वेश्चन है, जो अपन लोगों ने एक्टिविटी करी थी NCERT की 1.1 का, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। आई होप सभी ने किया होगा, बहुत ईजी है यार।
अपन लोगों ने देखा था मैग्नीशियम जो था वो ऑक्सीजन मतलब बर्न हो रहा था, उसे अपन लोगों ने बर्न किया था, तो क्या मिला था अपने को, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। मैग्नीशियम क्या था, मेटल था, सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिला था वो भी पाउडर था, मतलब सॉलिड ही था, ठीक है। ये अपने लोगों ने देख लिया। अब इसे करते हैं बैलेंस। बैलेंस करने में देखो क्या सीन है, मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन 2 हैं, इधर एक ही हैं, तो अपन लोगों ने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे तुम इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन अब मैग्नीशियम देखो 2 मॉलिक्यूल मतलब 2 एटम हो गए मैग्नीशियम के, तो अब इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गई मैग्नीशियम। अगला सवाल जो सबसे बेहतरीन सवाल है कि ये रिएक्शन बताओ ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अब बताओ, तुम लोग सोच के बताओ क्या होगी ये, क्या होनी चाहिए इसे तुम्हारे हिसाब से। मैंने कल बताया था जब मैग्नीशियम मेटल बर्न होता है तो बहुत तीखी लाइट निकलती है, अ डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है उसमें से, अ डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ होता है, मतलब कि बहुत सारी लाइट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सॉरी एक्सोथर्मिक, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है, लाइट एनर्जी। बात समझ में आई। मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का था, कल मैंने तुम लोगों को बताया था ये किस कलर का था, वाइट पाउडर। ये था अपना वाइट पाउडर, ठीक है। और ये वाइट लाइट एनर्जी रिलीज करता है, तो ये कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ओके ओके, अब देखो मैं यहाँ पे इनके फार्मूलेज लिख रहा हूँ। बैरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, Al2SO4 का होल थ्राइस। ये क्या बन गया जाके, ये बनाया है जाके टू फॉर्म ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस, और क्या बना है अपने पास, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये बना है। अब ये जो रिएक्शन है ये मतलब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मैं अभी बता रहा हूँ, आगे पढ़ेंगे जिसे मतलब आता है जैसे आता है पता है। पर मैंने आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको आयंस टॉपिक पढ़ाया था और आयंस की लिस्ट दी थी। अब मैं ज़रा सा इस क्वेश्चन को एलेबोरेट करके देखो, करने को तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा, रिएक्शन बिल्कुल तुम्हारे सामने हुई पड़ी है, मतलब क्वेश्चन है तुम्हें रिएक्शन करके ही दी है, तुम्हें खुद से नहीं करनी पड़ी। पर मैं तुम्हें थोड़ा सा जो बच्चे आयंस पढ़ के आए हैं उन्हें बताऊंगा कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। जब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे तब तो और भी ज़्यादा दिखेंगे, पर अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने तुम्हें जो लिस्ट दी थी आयंस की, पूरी लिस्ट दी थी, जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता होगा, जिन्होंने नोट्स डाउनलोड करे होंगे उन्हें मिली होगी। BA जो है वो +2 बनाता है, आयंस की बात कर रहा हूँ, और Cl जो है वो Cl- बनाता है। अगर हम इसकी वैलेंसी मतलब 1 मान लें, ये 1 है, और इसकी 2 मान लें, तो मैंने तुम्हें बताया था इसका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का जब फार्मूला बनता है। तो ये BaCl2 कैसे बना होगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये वाला इसके साथ, सारे फार्मूले ऐसे ही बने हुए हैं। एल्यूमिनियम कितना बनाता है, अब तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं करी, वो क्लासेस ही नहीं देखी, नोट्स डाउनलोड नहीं किए, तो कैसे पता होगा कि एल्यूमिनियम +3 बनाता है, एल्यूमिनियम +3 बनाता है, SO4 -2 बनाता है। अब जो बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा। और आयंस की बैलेंसी वही होती है जो जितना उनके ऊपर चार्ज होता है, तो 2 इसकी है 3 इसकी है, इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, यही बना बैठा है यहाँ पे, ये देखो यही फार्मूला आया है इसका, ये देखो। मतलब मैंने तुम्हें सिखाया था ना आयंस के टॉपिक में कि जब फार्मूले मतलब कि तुम्हें आयंस दिए गए हो तो फार्मूले कैसे बनाओ, और फार्मूले दिए गए हो तो उनसे आयंस कैसे बनाए जाएंगे, जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस है और कुछ भी नहीं करना है। दिखाता हूँ, ये BaCl2 है, ये टूटेगा, ये ब्रेक होगा,
+2 में और Cl माइनस में, ये भी ब्रेक होगा एल्यूमिनियम +3 में और SO4 -2 में। ठीक है, अब होगी इनकी डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो बचपन में ही पढ़ा हुआ है तुमने। प्लस वाला आ जाएगा माइनस के पास BaSO4 और माइनस वाला जाएगा प्लस के पास, और यही मिलके इधर ये देखो प्रोडक्ट बना हुआ है। ये जो इधर प्रोडक्ट बना है VaSO4 के साथ जुड़ गया। अब देखो दोनों की बैलेंसी सेम है, मैंने तुम्हें बताई थी अगर दोनों की बैलेंसी सेम हो तो डायरेक्ट ऐड कर दो, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो BaSO4, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई थी यार, जिन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास करी है उन्हें पता होगा। इतना डिटेल में पढ़ाया था, तभी तो वो लेक्चर देखे तुमने, 1 आवर 1 घंटे के लेक्चर बने हैं जाके। ठीक है, और ये देखो AlCl3, एल्यूमिनियम की बैलेंसी है +3, एक एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज है +3, एक Cl के ऊपर -3 है, -1 है सॉरी। तो एक एल्यूमिनियम मेटल को न्यूट्रल करने के लिए में 3 Cl लगेंगे। तो देखो AlCl3 वही यहाँ पे पूरा बना बैठा है। मतलब मैंने जो तुम्हें अभी समझाया, जो बच्चे आयंस टॉपिक पढ़ के आए हैं उन्हें समझ में आ गया होगा, जो बच्चे नहीं पढ़ के आए वो बोल रहे होंगे भैया क्या पढ़ा रहे हो, इक्वेशन बैलेंस कराओ आगे बढ़ो। देख लो समझ में, जो बच्चे समझ में आए उन्हें, जिन बच्चों ने पहले पढ़ा है वो समझ जाएंगे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो स्किप कर दें भाई, यहाँ पे वीडियो को आगे बढ़ा दें। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, अब देखते हैं आगे इनकी स्टेट के। ये किस में है, ये एक्वस सॉल्यूशन में है। ये भी किस में है, एक्वस में है। ये किस में है, ये सॉलिड होता है। और ये अपना किस में है, ये भी एक्वस फॉर्म में। अब देखते हैं इसे बैलेंस करके। सबसे पहले हमारे पास है BA को चेक करते हैं। BA के कितने एटम्स हैं, एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, ये तो बैलेंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के इधर 2 एटम है, इधर साइड देख लो, हाँ सिर्फ 2 ही एटम है। अब इधर देखो क्लोरीन के सिर्फ इधर 3 एटम है। मैंने आपको क्या बताया था, जब 2 और 3 आ जाएँ तो हमें 6 बनाने पड़ेंगे। तो अब हम क्लोरीन के 6 एटम बनाते हैं। इधर 6 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्लोरीन तो बैलेंस हो गई, इधर 6 हो गए, इधर भी 6 हो गए। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम के 2 एटम है, Al2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम के 2 एटम है, देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एल्यूमिनियम तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया और क्लोरीन बैलेंस है ही। अब SO4 को देखते हैं। SO4 के 3 एटम्स हैं और इधर साइड देखते हैं SO4 के सिर्फ 1 एटम है, तो हमें मजबूरी में इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे BA के भी ऑटोमेटिक 3 दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन हो चुकी है अपनी बैलेंस। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द बैलेंस, ठीक है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द सोल्यूशन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट विद टू गिवन द, ठीक है, सॉल्यूबल बेरियंट सल्फेट। ये क्या लिखा हुआ है यार, बेरियंट सल्फेट, ओके बेरियम सल्फेट, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख देते हैं इसे, ये कट कर दो यहाँ पे और ये हो जाएगा सॉल्यूबल ठीक है, बेरियम सल्फेट लिखा हुआ है एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप लोग बैलेंस करना। ठीक है, क्या बोल रहा है, सोडियम ऑफ बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 है अपने पास, एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, 2 के सॉल्यूबल बेरियम सल्फेट यानी कि VaSO4 एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ये चीज़ें बना रहे हैं। मैं इनकी स्टेट डाल देता हूँ। ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, इसमें आई थिंक सारे एक्वस ही हैं। ठीक है, अब इसे करते हैं बैलेंस। बैलेंस करने के देखते हैं। BA के इधर कितने हैं, BA का 1 एटम है, BA का भी 1 एटम है। Cl2 कितने हैं, मतलब क्लोरीन के 2 एटम है, क्लोरीन इधर 1 है, तो हमें इसे 2 बनाने पड़ेंगे, अपन ने इसे इधर 2 कर दिए। ठीक है, अब बात करते हैं सोडियम की। सोडियम देखो, सोडियम के 2 एटम है और सोडियम का ऑटोमेटिक 2 एटम हो गया, और इधर सल्फेट का 1 एटम है, सल्फेट का 1 एटम है, मतलब कि ये सिर्फ 2 लगाना पड़ा और बाद बाकी ये इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई। ठीक है, अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन।
और ये सारे क्वेश्चन अभी तक मैंने जितने कराए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस देख रहे हो कि सब सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। सिर्फ आज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन बोल रहा है तो एक्वस ही होगा, NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, ये भी HCl है अपने पास, ये भी एक्वस ही होगा। इन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है, सोल्यूशन बोल भी दिया उसने, हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। बिल्कुल सिंपल है, सोडियम NaCl बन रहा है अपने पास प्लस H2O बन रहा है। अगर स्टेट की बात करते हैं इसमें तो NaOH एक्वस है, पहले ही बोल दिया। HCl भी एक्वस था। NaCl क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बोल रहा है, ये भी एक्वस होगा। और H2O तो भैया लिक्विड है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब करते हैं इसे बैलेंस। Na का एक आइटम है, Na का इधर एक आइटम है, ठीक है। O देख लो ऑक्सीजन के कितने आइटम हैं, ऑक्सीजन का एक आइटम है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की बात कर लें, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, तो दो हाइड्रोजन है। इधर साइड देख लो, दो हाइड्रोजन है। क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, मतलब ये ऑटोमेटिक बैलेंस है, ऐसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये ऐसी ही इक्वेशन लिख दो जाके। तो आज अपन लोगों ने काफ़ी इक्वेशंस को बैलेंस किया, एनसीईआरटी के 7 क्वेश्चंस अपन लोगों ने सॉल्व किए और मतलब काफ़ी रिएक्शंस थे कि बैलेंस ऑफ इक्वेशन पूरा टॉपिक बेसिक से मतलब स्टार्टिंग से शुरू से लेकर यहाँ तक पूरा फिनिश किया। मैं जानता हूँ लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन लोगों ने इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक आज फिनिश कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।